हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं फंक्शन का अगला सेशन। ठीक है, आज इस फंक्शन में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन जो हैं उनके बारे में समझेंगे, उनके डोमेन रेंज को समझेंगे और उनके ग्राफ को समझेंगे। क्योंकि जो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को उस फंक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक है, लेकिन सभी फंक्शन को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, तो पहले उसको हम लोग समझते हैं। और वो पहला क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसको डिफाइन करने में हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो अलजेब्राइक फंक्शन जैसे हम लोग कुछ भी बोलते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स प्लस वन, तो या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये सभी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है और क्या इसी तरह का केवल जो कहा जा रहा है बस वही अलजेब्रिक फंक्शन है या इसका रेंज और भी ज्यादा है। तो इसके अंदर एक सिंपल एग्जांपल क्या है, जितने भी पॉलिनोमियल हैं, पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, 9th 10th क्लास में पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, जितने पॉलिनोमियल हैं सभी क्या हैं, अलजेब्राइक हैं। इसके अलावा फ्रैक्शनल जो है, दो पॉलिनोमियल जो फ्रैक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाते हैं और एफ एक्स जी एक्स दोनों पॉलिनोमियल हैं, तो वो भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, और अगर इरेशनल फंक्शन हो जाए, जैसे एक्स प्लस वन टू द पावर 1/3, तो ये ऐसे फंक्शन भी क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है। और अन्य फंक्शन भी जो इन तीनों में नहीं आए वो भी क्या हो जाएंगे, अलजेब्राइक फंक्शन। तो अलजेब्राइक फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, y is equal to fx is called an algebraic function if it satisfies an equations of the form। y is equal to fx एक algebraic function होगा अगर ये दिया गया जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y is equal to fx क्या हो जाएगा, algebraic फंक्शन हो जाएगा। वो इक्वेशन क्या है, pn y to the power n प्लस pn माइनस वन y to the power n माइनस वन। इसी तरह से आगे बढ़ेगा, आगे क्या होगा, p1y प्लस p नॉट या p0 इज इक्वल टू 0। तो यह जो इस इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होगा, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन। यहाँ pn माइनस वन, p1 ये p0 ये क्या है, जनरल टर्म अगर pr बोले तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है ये बताना भी जरूरी नहीं है, ये आपके स्वाध्याय पर छोड़ा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर y इक्वल टू 1/√x प्लस 1, तो इसको हम अलजेब्राइक फंक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्या ये ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग एक इक्वेशन यहां बनाए, इसको आप स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1, x प्लस 1 इधर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग मिलान करते हैं, क्या सेम है। तो देखते हैं कि n का वैल्यू क्या है, यहाँ 2 है, और pn हम लोगों ने कहा कि pn एक पॉलिनोमियल है, तो x प्लस 1 पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है। और p1 वाला टर्म उसका क्या है, p1 क्या है, 0 है, और p0 जो था वो क्या है, यहाँ -1। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू 1/√x प्लस 1 ये क्या हो कहलाएगा, अलजेब्राइक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन हो गए। ये प्रैक्टिस करके आप देखिएगा कि कोई भी एक टर्म ले लेना है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लेना है, y इक्वल टू fx उसको ले लेना है, और आप बनाकर देखिए कि क्या वो अंतिम रूप से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं कि क्या फंक्शन में केवल अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, और भी कई फंक्शन को पढ़ना है। तो वो फंक्शन क्या कहलाएंगे, वो फंक्शन कहलाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, यानी जो फंक्शन अलजेब्राइक नहीं है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब हो गया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो उस फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि उस फंक्शन, ये जो वर्ड है इसका मतलब हुआ कि हमको कुछ अब किसी फंक्शन में कुछ विशेष बात को समझना है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम बोलते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ खास इस बारे में बताया जा रहा है। इस फंक्शन का नाम लेते हैं तो कुछ खास जानकारी हमको इससे मिलता है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ऐसे फंक्शन को हम लोगों ने क्या कह दिया, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो उस फंक्शन के बारे में भी अलग अलग हम लोग जानेंगे, और जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम लोग एक अलग चैप्टर से समझेंगे। ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को फिर से एक बार देखा जाए। फंक्शंस दैट आर नॉट अलजेब्राइक आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये उस इक्वेशन को, अलजेब्राइक जो इक्वेशन दिया गया था उसको क्यों नहीं सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या हो सकता है कि 1 बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये होगा। ये क्या है, y है। तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अलजेब्राइक होगा। लेकिन क्या होना चाहिए कि इसके साथ जो ये जो p है इसको पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो क्या ये 1 बाय साइन एक्स पॉलिनोमियल है? नहीं है। इसका मतलब ये जो हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन में देखे थे, जो दिया गया इक्वेशन था, उस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। तो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, यानी अलजेब्राइक नहीं है, और जो अलजेब्राइक नहीं है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, कुछ स्पेशल फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। सबसे इजी है इसको डिफाइन करना कि एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो कैसे इसको कहेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर के इज ए फिक्स नंबर। ग्राफ इसका आप समझ रहे हैं कि अगर ये के है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, 0 के, इस एक्स अगर 0 है तो ये यहाँ 0 क्या आया, कोई भी रियल नंबर रहेगा ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन जाएगा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, कोई भी रियल नंबर, ये डोमेन होगा। और रेंज क्या होगा, सिंगलटन सेट के, यानी कि एनी रियल नंबर टू के। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को ध्यान में रखना है, ये फिर इस्तेमाल होगा जब हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे उस समय। आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये एंगल कितना बनेगा, y इक्वल टू एक्स है, तो आप स्लोप निकाल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो 45 डिग्री होगा, और ये क्या कहलाएगा, y एफ एक्स इक्वल टू एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा इसका, क्या होगा रेंज, रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। इसको ध्यान में रखना है, इनवर्स में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, रोल है। इसके बाद चिर परिचित एक फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू मॉड एक्स, यानी क्या हुआ, ये कैसे डिफाइन है, मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड एक्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, ये कैसे डिफाइन है,
रूट एक्स स्क्वायर, ये सेम चीज है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होगा, तो y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ हुआ, और जहां नेगेटिव हो जा रहा है ये मॉड एक्स होगा, ठीक है। इस मॉड का ग्राफ जैसे ये मॉड एक्स हुआ, मॉड एफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा इसको हम लोग सीखेंगे आगे। तो y इक्वल टू ये क्या हो गया, मॉड एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा, ये पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है, हर एक रियल नंबर पर ये डिफाइन है, ये रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगा, ये आर रियल नंबर बता रहा है, ये शॉर्ट में लिखा गया है, ये आर फॉर रेंज। तो ये क्या हो गया, इधर ये रेंज है, लेकिन ये नीचे तो इसका वैल्यू मिल नहीं रहा है, केवल मिल रहा है पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा, ये केवल पॉजिटिव में आर प्लस, ठीक है। हालांकि इसमें जीरो भी होगा, ठीक है, यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर कर सकते हैं, यूनियन जीरो कर सकते हैं। हाँ, उसको किया जा सकता है यूनियन जीरो या नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक। मॉड एक्स का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स हो जाएगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। इसका मतलब एक्स कहाँ लाइज करेगा, एक्स कहाँ लाइज करेगा, माइनस ए टू ए पर, यानी नंबर लाइन पर अगर देखें ये जीरो है, ये माइनस ए है, ए को हम लोगों ने पहले पॉजिटिव ही ले लिया है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो यदि मॉड एक्स ए से छोटा या बराबर है तो एक्स कहां तक हो सकता है, माइनस ए से ए के बीच में, ये चीज लिखा गया, ठीक है। ये कैसे, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे हम लोग, तो साइन स्कीम आपको सीखना होगा। आप दोनों तरफ इसको स्क्वायर करें, फिर फैक्टराइज करें, और साइन स्कीम से आप इसका रीजन निकाल लें, ठीक है। उसी प्रक्रिया से यहाँ लेस देन था, यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। यदि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब क्या है, यदि दिया गया है कि मॉड एक्स ए से बड़ा या बराबर है, तो एक्स कहाँ लाई करेगा, कहाँ हो जाएगा, अगर ये माइनस ए है, ये ए है, ये जीरो है, और मॉड एक्स ए से बड़ा है, तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा या तो ए और ए से बड़ा होगा, या माइनस ए से छोटा होगा, ठीक है, माइनस ए के बराबर। यहाँ इक्वल टू साइन होगा, तो हम लोग इस सर्कल को क्या करेंगे, हाँ, इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर देंगे, नहीं तो ये ओपन रहेगा, क्लोज कर देंगे इस सर्कल को, ठीक है। अब अगर ऐसा रहे कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में कहीं, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग अगर रूट ले लें तो इसका मतलब है कि मॉड एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है। तो इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, और यहाँ देखते हैं जब इस कंडीशन को लेते हैं हम लोग, तो हमको क्या मिलता है, ये मिलता है कि एक्स या तो ए से बड़ा है या माइनस ए से छोटा। इस कंडीशन को लेते हैं तो क्या मिलता है, या तो बी से छोटा है या माइनस बी से बड़ा है, ठीक है। ये हमको ये रीजन मिलता है। तो ये कंडीशन हमको एक साथ लेना है, यानी इस कंडीशन और इस कंडीशन के बीच में क्या है, एंड लगा हुआ। तो वो जो हमको रीजन मिलेगा उनके बीच क्या होगा, जब एंड होता है तो क्या लगता है, इंटरसेक्शन होता है। तो ये इंटरसेक्शन यानी कि दोनों रीजन में कॉमन क्या है, इन दोनों रीजन में कॉमन पार्ट क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये पार्ट कॉमन मिल रहा है, ये पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो यानी एक्स कहां से कहां लाई करेगा, एक्स लाई करेगा माइनस बी टू माइनस ए, और फिर यूनियन ए टू बी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, और भी कई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो यूज होगा आगे, तो एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ओके, ठीक है। तो अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं। मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है, चलिए इसको हम लोग कैसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी को करें।
दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। लेकिन अगर एक कंडीशन हम लोग दे दें, अगर एक कंडीशन दे दें कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा? या ऐसा कंडीशन हो x नेगेटिव है एंड y नेगेटिव है, यानी ये दोनों सेम साइन है, दोनों का साइन सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर हम x प्लस वाई मॉड x प्लस वाई करेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा? मॉड x प्लस मॉड y। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, इन इक्वेशन को ध्यान में रखना है, इस कंडीशन के साथ इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, अब हम लोग आगे अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये लास्ट में आप अपने आप समझिएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, उसको हम लोग डिनोट इस तरह से करते हैं, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये तो डिनोट कर दिए, पर इस फंक्शन का मतलब क्या है? इस फंक्शन का मतलब है फॉर एनी रियल नंबर x यूज द सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। यानी कि हमको कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर लिए और उससे छोटा, तो बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे, लेकिन उन सभी छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा, अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको डिनोट करना है, तो हमको किसी न किसी फंक्शन को डिफाइन करने की जरूरत थी। इसलिए हम लोगों ने उसका नाम क्या दिया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसको डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल चाहिए, ये सिंबल यूज किए, ये आप इस्तेमाल करें या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको फ्लोर फंक्शन क्यों कहें? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2.75, तो नंबर लाइन पर हम लोग आते हैं 1 2 2.75 कहाँ होगा? जैसे ये 3 है तो इसके बीच में कहीं होगा, मान लेते हैं ये 2.75 है। ये क्या कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? कि इससे जितने भी छोटे इंटीजर हैं, तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन हुए? 2 1 0 -1 -2, इस तरह से इनफाइनाइट इंटीजर्स जो हैं इस नंबर से छोटे हुए। इन सभी में जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है इन सभी में? तो 2 होगा, इसलिए इसको यहाँ 2 लिखा गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिया -2.75, -2.75 कहां पर होगा? ये है -1, ये -2, ये -3, ये -2 -3 के बीच में, यहाँ बीच कहीं पर यहाँ क्या आ जाएगा? -2.75। डेफिनेशन वही रहेगा कि इससे जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं, तो इससे छोटे इंटीजर्स कौन होंगे? -3 -4 -5 इस तरह से होंगे। उन सभी में सबसे बड़ा कौन होगा? -3 होगा। तो -2.75 का वैल्यू क्या आ गया? -3। तो ये फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन क्यों किया, क्या मतलब था, इस मतलब को समझना है और वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम किसी इंटीजर पर ही निकालना रहे, जैसे 2 है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो यहां पर लिखा हुआ लेस देन और इक्वल टू x। तो अगर कोई इंटीजर है तो इससे छोटा या इसके बराबर, तो उसमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो खुद होगा, इसलिए इसका 2 हो गया। अगर -2 होता तो इसका भी -2 होता, ठीक है। अब इसको निकालने का एक टेक्निक और हम लोग समझे कि कोई भी रियल नंबर जो है, कोई भी रियल नंबर उसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे डिफाइंड है? फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये नेगेटिव, इसको नहीं माना गया, इसको डिफाइनिंग कर दिया गया है। और ये इंटीजर, ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी होगा। तो अगर हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें इस रियल नंबर का हम निकालेंगे, ये किसके बराबर हमको यहाँ लिखना है? I के बराबर लिखना है। अब इन दोनों एग्जाम्पल के सेंस में इस कंसेप्ट को समझते हैं। 2.75 क्या है? एक्चुअली 2 + 0.75। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हम निकाल देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2। और अगर -2.75 लेंगे तो इस डेफिनेशन के अनुसार इसमें इंटीजर क्या है? इसमें इंटीजर -2 नहीं है, -3 है, प्लस 0.25, तब ये क्या बनेगा? -2.75। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देंगे, कितने के इक्वल हो जाएगा? -3, ठीक है।
इस फंक्शन का ग्राफ हम लोग देखते हैं। जैसे ये 0 है, ये यहाँ ये बंद कर दिया गया है सर्कल, यानी ये इसमें 0 है। अब 0 से 1 के बीच में जो भी होगा सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये लाइन यहाँ आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ये 1 होगा ये 1 यहाँ पर ओपन रखा गया, 1 का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। 1 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू x के आएंगे यहाँ पर रखकर देखें 1.2, 1.7, ये सब कहाँ आ जाएगा, यहाँ किस पर आ जाएगा, यहाँ ये 1 पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको स्टेप फंक्शन भी हम लोग कहते हैं। इसी तरह से इसको भी देखेंगे, तो आप ध्यान में रखें इसके ग्राफ को। और इसको फ्लोर फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्लोर मतलब ये हो गया फर्श हो गया, तो इसको एक इंटीजर मान लेते हैं, और ये सीलिंग जो है उसको एक इंटीजर मान लेते हैं। कि जैसे ये 2 है, ये 3 है। अब 2 और 3 के बीच में यहाँ पर कोई भी नंबर आप रखें, उसका वैल्यू कहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक सेंस समझना है कि ये फ्लोर फंक्शन हो गया। अगला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे तो उसमें उसका नाम आएगा सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्यों होगा उसको भी देखेंगे। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, पूरा रियल नंबर है, हर एक रियल नंबर पर ये डिफाइन है। लेकिन रेंज क्या हुआ, रेंज तो सिर्फ हमको क्या मिल रहा है, इंटीजर्स मिल रहे हैं, बाकी ये बीच के ये सारे नंबर तो नहीं मिल रहे। तो डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो जाएगा इंटीजर्स। ठीक है, देखते हैं अगला स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसमें इस लाइन को नीचे देते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसमें ऊपर देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका सेंस क्या है, इसको हम लोगों ने किस लिए उपयोग में लाया, डिफाइन किया। फॉर एनी रियल नंबर एक्स वी यूज द सिंबल smallest integer function x to denote the smallest integer greater than or equal to x। यानी कि कोई नंबर x है तो उससे तो बड़े कई इंटीजर्स होंगे, उन सभी इंटीजर्स में जो सबसे छोटा होगा उसको डिनोट करने के लिए हम लोगों ने इस फंक्शन को डिफाइन किया। तो कैसे लिखेंगे, एग्जांपल देखते हैं। 2.75 ये क्या हो जाएगा, 2.75 से बड़ा कई इंटीजर्स है, जैसे 3, 4, 5 सब है, और उन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, 3। माइनस 2.75 इससे ये है 2, ये है 3 और ये है माइनस 2.75। तो इससे बड़ा इंटीजर्स कौन कौन होगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सब होंगे। उसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, -2, इसका वैल्यू आ गया। और अगर 2 का निकालना चाहे, ये इंटीजर है इसलिए वही वैल्यू रहेगा। ग्राफ इसका आप लोग देख लें किस तरह से बनाया गया है, खुद से भी करके देखेंगे। इसका डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस फंक्शन को हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सिंपली इसको समझना है, सभी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन देकर नहीं करना है। सिंपली क्या समझना है कि 0 to 1, ठीक है, 0 और 1 है, 0 होगा और 1 नहीं, 0 और 1 के बीच में जो नंबर है वो फ्रैक्शनल पार्ट कहलाएगा। लेकिन जब इसको फंक्शन के तौर पर डिफाइन करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट में इसका सिंबल है, इसका मतलब ये सेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को डिनोट करने के लिए है। ये एक्चुअली है क्या, तो कोई नंबर रियल नंबर है, उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग जब ऐड करते हैं तो कंप्लीट रियल नंबर बनता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ये जो आई का मतलब है इस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस f का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक, तो y जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसे डिफाइन है कि उस पूरी रियल नंबर में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2.75, ये कैसे है, इंटीग्रल पार्ट 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट इसका क्या है 0.75। तो अगर हम लोग इसका फ्रैक्शनल पार्ट केवल लें 2.75 का, ये कैसे आएगा, 2.75 में से इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.75, माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा
सॉरी ये हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2.75 में से 2 चला गया तो ये क्या हो गया? 0.75। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अगर हम लोग ले -2.75 इसको कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में लिखना चाहें तो फ्रैक्शनल पार्ट को कहां से कहां बीच होना चाहिए? 0 से 1 के लिए। तो कुछ लोग कर देंगे -2 और फिर कर देंगे 0.7। ये तो यहाँ प्लस होना है, ठीक है। और -0.75 फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, क्योंकि तो प्लस में ही होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसलिए इसका क्या उपाय है? इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 + 0.25 लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाहें, ये क्या हो जाएगा? इसका जो इंटीग्रल पार्ट है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि -2.75 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इसका? -3 है। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 3 - 2.75 = 0.25। तो ये इसका क्या हो गया? इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0.75 -2.75 था, और 2.75 था तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या था? 0.75। अब इसका ग्राफ देखें, 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू इसका 0.5 है, तो भी ये 1 तो होगा नहीं, इसलिए ओपन रखा गया है। इसके ऊपर तो जाएगा ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट जब भी होगा 0 और 1 के बीच में होगा। ये इसका ग्राफ है। डोमेन क्या होगा? ये पूरा रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज हमको कहां से कहां मिल रहा है? 0 तो मिल रहा है लेकिन 1 नहीं मिल रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन 1, ठीक। ये इसका रेंज हुआ। ये आर बार बार ये जो लिखा जा रहा है ना, आर इस तरह से, ये तो आर हो गया, लेकिन जब हम इस सिंबल को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये जो आर बनता है वो हमको रियल नंबर सेट बताता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज देखेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, और क्योंकि वो समझेंगे तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समझेंगे। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझेंगे और फिर लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका ग्राफ आप लोग 11th में अच्छे से पढ़े होंगे। एक बार यहाँ रिवीजन के तौर पर हम लोग देखते हैं, ताकि जब हम इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें तो आसानी हो। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है आप लोग जानते हैं। यहाँ साइन एक्स के ग्राफ को यहाँ π/2 पर वैल्यू इसका 1 होता है, फिर पाई पर 0 होता है, और इसके बाद 3π/2 पर -1 होता है। इस तरह से ये ग्राफ है। इसमें देखते होंगे कि ये x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, और -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू हम लोगों को मिलता है। यानी इसका डोमेन कितना है? रियल नंबर, पूरा रियल नंबर, और रेंज क्या है? -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेम आगे हम लोग पढ़ते हैं cos x का ग्राफ इस ढंग से है। आप अपने से प्रैक्टिस करें इसको। इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर, और रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -1 to 1। tan x का ग्राफ देख लें आप। ये π/2 -π/2 और इस तरह से आगे जाएंगे, वहां पर इसका वैल्यू मिलता नहीं है, ये एसिम्प्टोट की तरह आगे जाता है। इसके ग्राफ को आप देखें, ये कहां पर डिफाइन है? तो रियल नंबर में, ये पूरे रियल नंबर में डिफाइन है, लेकिन किस किस पॉइंट पर डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट्स को रियल नंबर से हटा लेते हैं। ये π/2 हुआ, फिर आगे जाएंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? 3π/2, और इधर -π/2, और इस तरह से -∞ की ओर बढ़ेंगे और उधर ∞ की ओर बढ़ेंगे, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये इस पॉइंट पर यह डिफाइन नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। रेंज क्या हुआ? रेंज आप देख रहे हैं, यह -∞ टू +∞ में इसका वैल्यू मिलेगा। तो इसका रेंज क्या हो गया? पूरा रियल नंबर सेट। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग अगला फंक्शन देखते हैं sec x का डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि sec x जो होता है 1/cos x के इक्वल होता है।
और कॉसेक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पास पर कॉसेक्स क्या होता है, जीरो होता है। तो चूंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए इसलिए हम उसको माइनस करेंगे, रियल नंबर में से हटाएंगे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी ये π/2 है, 3π/2 माइनस π/2 माइनस 3π/2, इस पर सेकेक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद कॉसेक्स जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो अगर -1 और 1 डिनोमिनेटर में रहेगा और उसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो फाइनल वैल्यू हमको क्या मिलेगा, या तो 1 से बड़ा मिलेगा या तो -1 से छोटा मिलेगा। आप बात समझ रहे? तो ये 1 से बड़ा और -1 से छोटा क्यों मिलेगा, जैसे ये -1 है 1 है, ठीक है, इसके बीच का कोई भी नंबर है, इससे 1 में हम डिवाइड करेंगे, जैसे 0.5 1 बाय 0.5, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि यह 1 से बड़ा रिजल्ट आया। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रियल नंबर, पूरे रियल नंबर, लेकिन ये इंटरवल जो है ओपन इंटरवल -1 और 1 के बीच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो क्लियर हो गया। अब इस जानकारी के बाद हम लोग ग्राफ खींचेंगे, -π/2 और ये 0 है, ये y एक्सिस है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ के बीच में ये 1 से ऊपर होगा, π/2 3π/2 के बीच में यह -1 से नीचे होगा, यानी कि कम होगा। ठीक है, इस तरह से ये सेकेक्स का ग्राफ होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉसेक्स। ओके, ठीक है, तो कॉसेक्स का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या होगा, n π नहीं होगा, जहां n क्या है, इंटीजर है, यानी कि 0π 1π 2π 3π और -1 π -2π -3π, इस तरह से। क्यों नहीं होगा, फिर वही कंसेप्ट है, कॉसेक्स किसके बराबर होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। sin x कहाँ जीरो होता है, n π पर, जैसे 0π 1π 2π 3π -π -2π, यहाँ पर जीरो होता है। तो डिनोमिनेटर जहां जीरो होता है उस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन से बाहर करेंगे, इसलिए रियल नंबर -n π होगा। इन सभी पर देखिए उस फंक्शन का वैल्यू हमको नहीं मिला है। आप बुक में भी इसको देखें, रेंज क्या होगा इसका तो फिर वही है, sin x का रेंज क्या है, -1 और 1 के बीच में है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो फिर जैसे हम लोग सेकेक्स में देखे तो उसी तरह से इसका जो वैल्यू मिलेगा वो 1 से बड़ा या -1 से छोटा। तो यानी पूरे रियल नंबर में ये ओपन इंटरवल, क्योंकि -1 और 1 तो होगा, लेकिन ये पूरे रियल नंबर में ओपन इंटरवल -1 से 1 तक वैल्यू नहीं मिलेगा। इस तरह से ये इसका ग्राफ हो गया कॉसेक्स। इन सभी ग्राफ को ध्यान में रखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यह बहुत काम आने वाला है। ओके, अब हम लोग कॉटेक्स का ग्राफ देखते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, तो कॉटेक्स यानी क्या हो जाएगा, cos x बाय sin x। तो यह जहां जीरो होगा, याद करने का भी एक तरीका समझिए, ये कहां जीरो होगा, तो n π पर जीरो होगा, यानी कॉटेक्स में जो उसका डोमेन होगा उसमें से क्या करना है हमको, कि जो पूरे रियल नंबर में क्या करना है, जहां पर ये जीरो इसको हटा लेना है। ये कहां पर जीरो है, n π पर जीरो है। इस पूरे रियल नंबर में n π को, जहां n जो है इंटीजर है, उसको हमने हटा लिया, यानी कि इसमें क्या होगा, जहां जहां n π होगा वहां वैल्यू हमको नहीं मिलेगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर। ये देखिए 0 to π, ये बीच में ये क्या है, π/2, cot π/2 कितना हो जाएगा, 0। देखिए cos π/2 sin π/2, sin π/2 1 cos π/2 0। इस तरह से यह कॉटेक्स का ग्राफ होगा। इन सभी 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनको आपको क्या करना है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इनको आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब सभी का एक समेकित हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं इसके बाद, कि सभी फंक्शन का क्या डोमेन है, क्या रेंज है। उसको आप स्क्रीनशॉट रखेंगे और कॉपी में नोट भी कर लेंगे तो आपको ये काम आएगा। ठीक, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन है,
y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, जहां a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और a 1 के इक्वल नहीं है, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर। इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि ये 0, अगर a 0 हो तो फिर इसको लेने का कोई मतलब नहीं है, और अगर 1 भी लें तो y तो x कुछ भी होगा, y का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो दोनों ही हालत में ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, इसका डोमेन क्या हो गया, यानी x पूरा रियल नंबर, इसलिए डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा, अब a जो है 0 से बड़ा है और a 1 के इक्वल नहीं है, x का वैल्यू कुछ भी होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये y का वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा 0 से बड़ा और इन्फिनिटी के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके वैल्यू को समझेंगे अलग अलग कंडीशन में और इसके ग्राफ को भी समझेंगे। अब सिंपल सा बात समझना है कि a 0 से बड़ा होगा, यानी कहां कहां हो सकता है 0 से बड़ा, बीच में 1 भी आएगा, 1 क्यों बीच में ले रहे हैं इसको क्लियर करेंगे, और x क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या हो गया कि जब a जो है 0 और 1 के बीच में रहे और x पॉजिटिव हो, एक कंडीशन, a जब 0 और 1 के बीच में हो और x नेगेटिव हो, दूसरा कंडीशन, और a जब 0 और 1 के बीच में हो और x 0 के इक्वल हो, तीसरा कंडीशन। फिर क्या होगा, a जब 1 से बड़ा हो, और इसी तरह से 3 कंडीशन, x नेगेटिव, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। ये 1 क्यों लिए हैं बीच में, 1 पर इसको क्यों रोक रहे हैं, 2 पर क्यों नहीं रोके, 3 पर क्यों नहीं रोके, इसलिए कि 0 और 1 के बीच का कोई नंबर लेते हैं हम लोग, वहां कैरेक्टर चेंज हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1/2 लेते हैं और इसका हम स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो गया, यानी पहले जो नंबर था उससे भी छोटा हो गया। ठीक है, और अगर हम 1 से बड़ा लेते हैं, अगर 2 ले लिया और 2 का स्क्वायर किया 4, तो ये क्या हो गया, ये इससे भी बड़ा हो गया। ये दो तरह का कैरेक्टर यहाँ दिखाया कि नहीं दिखाया। अब जैसे हम लोग लेते हैं कि 2 का पावर, ये तो यहाँ पॉजिटिव में लिए, -2 ले लेते हैं, तब क्या होगा, ये 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। तो फिर इसका बदल गया, कैरेक्टर बदल गया इसका। और अगर 1/2 अगर हम लोग लें 1/2 और इसका पावर नेगेटिव ले लें, तब ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 का पावर 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी फिर ये एक अलग नेचर दिखाता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका एक टेबल बनाकर समझने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी हो। 1 क्यों लिया गया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग टेबल बनाकर देखते हैं कि कब क्या होगा, इससे आसानी रहेगी ग्राफ को समझने। अगर a 0 और 1 के बीच में हो और x नेगेटिव हो, ठीक, ये ग्राफ जो है वो तब का है जब a 0 और 1 के बीच में, ठीक, और ये कब का है, जब a 1 से बड़ा है। दो कंडीशन में है, तो इस कंडीशन में देखते हैं, ये इस कंडीशन के लिए ग्राफ है। a 0 और 1 के बीच में है, x नेगेटिव है, x नेगेटिव इधर है, तो a टू द पावर x क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। कैसे, कोई भी एग्जांपल लेकर अभी हम दिखाए, 1/2 लीजिए और उसका पावर -2 कर देते हैं तो 4 हो जाता है, यानी हर हाल में 1 से बड़ा। ये ग्राफ देख रहे होंगे 1 से बड़ा गया। 0 और 1 के बीच में a है और x 0, तो x जब 0 हो जाएगा, ये कुछ भी रहे तो वैल्यू 1, तो उस समय ये 1 है। इसके बाद 0 और 1 के बीच में a है और x पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी 1/2 है और इसका पावर आप 3 ले रहे हैं, ये 1/8 होगा। कभी भी इस तरह का, अगर ये 0 और 1 के बीच में है और ये 1 से ऊपर है, ये कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये 1 से छोटा है और ये कभी भी इस लाइन को भी टच नहीं करेगा। ठीक है, इसी का एसिम्प्टोटिक होके जाएगा। अब अगला लेते हैं कंडीशन, जब a 1 से बड़ा है और x नेगेटिव है, यानी a 1 से बड़ा यानी 2 का पावर लेते हैं और -2 लेते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा 1/2², 1/4, यानी ये कभी 1 से बड़ा नहीं होगा। ये a⁴x का वैल्यू क्या होगा 1 से छोटा। इसमें देखते हैं क्या है कि x नेगेटिव है, इधर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 से छोटा है a⁴x का वैल्यू। अगर 0 हो जाए तो ये 1 है, ठीक है, a कुछ भी रहे x 0 1, और फिर a 1 से बड़ा है, x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि यह 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग टेबल देख रहे हैं कैसे वैल्यू बदल रहा है, इसको देख रहे हैं। अब इसी के आधार पर हम लॉग में भी इस तरह का कंसेप्ट को रखेंगे ध्यान में, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बीच गहरा संबंध है, और जब इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो फिर इन दोनों का जिक्र होगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख लें, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक। अब हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन y इज इक्वल टू log x बेस a इज ग्रेटर देन 0, इज नॉट इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली होता है कि a⁴y इज इक्वल टू x, यानी अब यहां पर जाकर सारा डिस्कशन करेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और उसको लॉगरिथमिक में उसको समझेंगे और उसको उसी ढंग से कैलकुलेट और डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन को तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू log x बेस a का मतलब हुआ a⁴y इक्वल टू x, यानी log x है तो उसका बेस भी होगा, अगर बेस नहीं है तो उस लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। अब ये x पॉजिटिव कैसे है, ठीक है। ये x क्या है, तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखे थे कि जो a⁴x था इक्वल टू y, वही तो यहाँ x है। तो ये वैल्यू क्या आता था, हमेशा पॉजिटिव आता था। a कुछ भी रहे, y कुछ भी रहे, ये पूरा क्या आता था पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर यही क्या है, x पॉजिटिव है, और इसका कंडीशन तो सेम है, वहां पर है, ठीक। अब इसको भी हम लोग टेबल के माध्यम से समझते हैं, तब आसानी होगी। a पॉजिटिव है तो a कहां से कहां तक होता है हम लोग देखें, 0 और 1 to a, और फिर 1 to इन्फिनिटी लेते हैं। x पॉजिटिव है, यानी x को भी हम लोग कहां से कहां लेंगे, 0 to 1 लेंगे, और फिर 1 to इन्फिनिटी लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग देखे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कि a और y अलग अलग होते थे जब, तो इस x का वैल्यू जो वहां पर y था, बात समझ रहे हैं, वो क्या करता था, वेरी करता था, 0 to 1 और 1 to इन्फिनिटी, ये वेरी करता था। तो इसलिए यहाँ पर वो कंडीशन, दोनों कंडीशन आएगा कि a और x अलग अलग होगा, तब y क्या होगा। तो एक्चुअली इसको हम लोग पीछे जाकर ही डिफाइन कर सकते हैं, उसी को यहाँ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। समझते हैं, a जब 0 to 1 रहेगा और x 0 to 1 होगा, यहाँ पर देखें तो log x का वैल्यू क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। देखिए 0 to 1 के बीच में है x, और a यहाँ है 0 to 1, तो ये वैल्यू log x का कहा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इसको यहां पर समझते हैं, ये तो y है, y पॉजिटिव है, और a जो है 0 to 1 है, तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। y भी पॉजिटिव, और a जो है 0 to 1 है, तो x भी क्या हमको होगा, 0 to 1 रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि a जो है 0 to 1 है और x 1 है, यानी a जो है 0 to 1 और x 1 है, इसका मतलब हर हाल में y को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं a 0 to 1, x जो है वो 1, यानी log 1, और बेस कुछ भी रहे तो y क्या हो जाएगा, 0। क्यों, यहाँ से समझिए और यहाँ डिफाइन कीजिए, log x 0, यहाँ देखिए x 1 हुआ तो log x 0। अब आया a जो है 0 to 1 है, ये 0 to 1 है, और x जो है 1 से बड़ा, ये कब होगा, ये 0 to 1 है, और ये 1 से बड़ा कब होगा, यानी कि ये हर हाल में इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। यानी x जो है वो 1 से बड़ा हो और a जो है 0 to 1 हो, तो y क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव, इसके बाद ये नेगेटिव होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जब a ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 हो गया है, और x क्या है 0 to 1, ये 0 to 1 है, ये 1 से बड़ा है, लेकिन x जो है वो 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब हर हाल में इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। जैसे 2 ले लीजिए,
तो 2 का पावर क्या दें कि ये 1 से छोटा हो जाए, तो -2 अगर देते हैं तो 1/4 हो जाएगा। ये 1 से छोटा यानी इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, y नेगेटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा log x बेस से लेस देन 0। यहाँ पर आते हैं, ये है a⁴ के लिए, a है 1 से बड़ा, इस कंडीशन में दिया हुआ है, और x का है 0 to 1, 0 to 1 के बीच में देखिए इसे log x का वैल्यू क्या है नेगेटिव। अब आते हैं जब a ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1, वही चीज है, ये 1 कब होगा जब y 0 होगा, ये y 0 यहाँ पर देख लेते हैं ये 0 है। फिर आते हैं a 1 से बड़ा है और x भी 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है, ये कब होगा जब ये पॉजिटिव होगा, जैसे 2 है और यहाँ वैल्यू मिलना चाहिए जो 1 से बड़ा है, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव देंगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो हर हाल में क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही कोई होगा, ये पॉजिटिव है। यहाँ देखिए 1 से बड़ा जब x होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप रखें और अपने कॉपी में नोट करें। इसके बाद इनवर्स फंक्शन में हम फिर दोहराते हैं, हम लोग देखेंगे कि इन दोनों के ग्राफ के बीच क्या रिलेशन है, कौन से ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का इस कंडीशन में, अपने करस्पॉन्डिंग कंडीशन में दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे। अगले सेशन में फंक्शन में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके।